हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हमने कार्नो इंजन पढ़ लिया था, कार्नो इंजन कंप्लीट कर दिया था। कार्नो इंजन में जो बेसिक थ्योरी थी उसका डेरिवेशन था, जो उसकी दक्षता निकालते हैं उसका दोषपूर्ण प्रसार गुणांक के रूप में अपन दक्षता निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं, वो हमने कवर कर लिया था। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, कार्नो इंजन से रिलेटेड ही है, जो जिसे बोलते हैं अपन ऊष्मागतिक ताप पैमाना। क्या? थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल। ये ऊष्मागतिक ताप पैमाना होता क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। तो आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो क्या करते हैं, ताप को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? ताप को मेजर करते हैं। आपने सुना होगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल है आपके पास। यदि आपको कभी फीवर हुआ है, कभी बुखार आया है, तो आपने एक थर्मामीटर देखा होगा। थर्मामीटर देखा है आपने? थर्मामीटर को क्या करते हैं, थर्मामीटर से अपने जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेजर किया जाता है कि उसको टेम्परेचर इसका कितना है, ज़्यादा तो हाई नहीं है, ज़्यादा लो तो नहीं है। इस वजह से अपन क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो उसमें होता क्या है, थर्मामीटर में क्या होता है, आपके पास एक लिक्विड जैसा, जैसे मानते हैं उसमें मरकरी जैसा कोई पदार्थ होता है। मरकरी क्या होती है? पारा यानी उसमें कुछ पदार्थ होता है। यदि टेम्परेचर हाई जाता है तो मरकरी का जो पॉइंट होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। यदि टेम्परेचर नॉर्मल है तो वो क्या रहता है, नॉर्मल अवस्था में रहता है। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, ताप को मेजर करता है, वो क्या कहलाता है, आपका ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल। तो ताप मापने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, पर जनरली एग्जांपल जो अपन जनरली लाइफ में यूज लेते हैं वो क्या लेते हैं, अपन थर्मामीटर यूज लेते हैं। थर्मामीटर का यूज कहाँ पे लिया जाता है? शरीर का तापमान मापने के लिए यूज लिया जाता है। तो ऐसे थर्मामीटर ताप मापने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जो ताप को मेजर कर सकते हैं। वही क्या कहलाता है, आपका ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहलाता है। अब ये वर्क कैसे करता है, ये जो ऊष्मागतिक ताप पैमाना है वो कैसे वर्क करता है? तो सबसे पहले तो ये कार्नो इंजन के सिद्धांत पर वर्क करता है। जो कार्नो इंजन का सिद्धांत था उसी के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और जब ये उसके सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप जानते हो कि कार्नो इंजन की दक्षता आती है वो किस पर निर्भर करती है, वो ताप T1 और T2 पर निर्भर करती है। यानी सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का जो टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करती है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप पर निर्भर करती है। तो सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पर भी। क्या है आपका, एक टाइप से ये कौन सा इंजन है, उत्क्रमणीय इंजन है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और उत्क्रमणीय इंजन किसे कहते हैं वो भी आप जानते हो कि जो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वो वापस घूम फिर कर उसी पॉइंट पर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका उत्क्रमणीय इंजन कहलाता है। तो ये आपका क्या है, जो ऊष्मागतिक ताप पैमाना है ये कार्नो इंजन के सिद्धांत पर काम करता है। ये जो उत्क्रमणीय इंजन के सिद्धांत पर भी, यानी जो कार्नो इंजन है वो क्या है, एक उत्क्रमणीय सिद्धांत ही तो है, या फिर उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन ही तो है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कार्नो इंजन सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है, या कार्नो इंजन है, फिर वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाता है उत्क्रमणीय इंजन, अनुत्क्रमणीय इंजन, ए व बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना होता है। तो देखो यहाँ पे इसको अपन इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या माना, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर माने। कितने टेम्परेचर? 2 टेम्परेचर। देखो एक ऐसा एक ऊष्मा इंजन का सिद्धांत बनाया है, या ऊष्मा इंजन मान लो कि एक इंजन ही है। क्या है आपका, एक टाइप से इंजन ही है। इसको अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऊष्मागतिक ताप पैमाना में। वर्क कैसे करता है उसकी बात सुनना। इसमें 2 टेम्परेचर है। आप जानते हो कि कार्नो इंजन में भी T1 और T2 2 टेम्परेचर आते हैं। सेम इसमें भी क्या हो गए, आपके पास θ1 और θ2 के आ गए, आपके पास 2 टेम्परेचर आ गए। बस इसके बीच में एक प्रोसेस और है। इसमें एक प्रोसेस है कि एक इंजन तो ये वाला है, एक इंजन आपका ये वाला है। क्या है आपके पास, एक इंजन तो ये वाला है और एक इंजन ये वाला है। अब ये देखना इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसमें से ये क्या करता है, कोई भी ये θ1 के केल्विन ताप है, ये θ2 के केल्विन ताप है। अब मैं क्या करता हूँ, यदि यहाँ से Q1 ऊष्मा लेता हूँ, फर्स्ट वाले इंजन की बात कर रहा हूँ, यदि मैं यहाँ से Q1 ऊष्मा लेता हूँ, क्या करता हूँ, Q1 ऊष्मा लेता हूँ, कुछ कार्य में बदल के उसको सिंक को क्या करता हूँ, Q2 ऊष्मा वापस दे देता हूँ, और इसका टेम्परेचर कितना है, एक बार के लिए θ2 है। कितना है आपके पास, θ2 है। तो ये आपका θ3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, θ3। क्या है आपके पास, θ3। तो इसमें क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि Q1 यहाँ से ऊष्मा ले ली और क्या किया, Q2 को ऊष्मा दे दी। इसका टेम्परेचर कितना था आपका, θ2 केल्विन था। कितना था, θ2 केल्विन। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो Q1 ऊष्मा यहाँ से ली, कुछ कार्य में बदला, और Q2 ऊष्मा क्या की, सिंक को वापस दे दी। वो कौन से टेम्परेचर पर दी, θ2 केल्विन पर। तो एक बार मैं यहाँ से यहाँ तक का केवल प्रोसेस देखूँ तो इसके ताप कौन कौन से हो गए, एक तो θ1 हो गया और एक θ2 हो गया। θ1 से Q1 ऊष्मा लेता है, कुछ कार्य में बदलकर θ2 को Q2 ऊष्मा वो वापस दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो इसका आगे वाला का प्रोसेस है वो भी सेम यही है। यहाँ से क्या हुआ, इसने Q2 ऊष्मा ली। क्या हुआ, Q2 ऊष्मा ली, कुछ कार्य किया और सिंक को क्या कर दी, वापस दे दी।
Q3 उष्मा वापस दे दी, तो मैं कह सकता हूँ तो एक इंजन प्रोसेस ये हो गया, एक प्रोसेस ये हो गया, एक प्रोसेस ये हो गया। तो ये क्या करता है, Q2 उष्मा यहाँ से लेता है और Q3 उष्मा इसको दे देता है। मतलब इसके लिए ये क्या हो गया, देखो ये सोर्स था, ये सिंक हो गया। जब मैं इन दोनों के लिए बात करूँ तो ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया। अब मैं जब ये दोनों प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं, क्या मैं इसको बीच वाले को हटा के डायरेक्ट भी मान सकता हूँ क्या? बिल्कुल मान सकता हूँ। θ1 और θ3 के बीच में क्या आ रहा था, आपका θ2 आ रहा था। ये आखिर में हो क्या रहा है, यहाँ से उष्मा ले रहा है और यहाँ से उष्मा दे रहा है। क्या मैं इसको डायरेक्ट बना सकता हूँ क्या? डायरेक्ट में क्या बनाया कि यहाँ से Q1 उष्मा ली, क्या ली मैंने, Q1 उष्मा ली, कहाँ से ली, θ1 केल्विन से, और Q3 उष्मा दे दी कहाँ, किसको दी, θ3 को। तो इस तरीके से एक ये प्रोसेस और एक ये प्रोसेस, इसमें ये जो वर्क होता है वो कैसे होता है उसको अपन डेरिवेशन में देखते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, आपका एक उत्क्रमणीय इंजन है, कार्नो इंजन सिद्धांत पर काम करता है। ये अपन इसकी क्या निकालेंगे, इसकी दक्षता की टर्म निकालेंगे या इफिशियंसी निकालेंगे। तो ये वर्क कैसे करता है, ये पहले ये वर्क करता है, इन दोनों के बीच का फंक्शन लिखेंगे, इन दोनों के बीच का फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद मैं इसका फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। फिर इन तीनों को डिफाइन करेंगे। तो देखो आते हैं अपन इसके डेरिवेशन पर। इसका डेरिवेशन क्या कहता है, माना कि कोई उष्मा इंजन की दक्षता है, माना कि कोई उष्मा इंजन की दक्षता है, ठीक है। मान लिया कि कोई उष्मा इंजन की दक्षता है, ये थी कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती थी, T2/T1 होती थी। और ये किस पर डिपेंड करती थी, ये आपका डिपेंड करता था, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये टेम्परेचर क्या था आपका, T1 और T2 था। क्या था आपका, T1 और T2। मान लिया कोई फंक्शन था, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा था, इसके दो ताप पर डिपेंड कर रहा था, एक तो प्रारंभिक ताप और एक अंतिम ताप। तो इसी तरीके से मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पे कि उष्मा इंजन की दक्षता ताप के फलन के रूप में मानिए, उष्मा इंजन की दक्षता ताप के फलन के रूप में मानिए। तो देखो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर इस वाले की, θ1 से लेकर θ2 के वाले की, ठीक है। तो इसकी मैंने दक्षता क्या मानी, θ = F θ1 और θ2। क्या मानी, θ = F θ1 और θ2। अब ये यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो इसमें दक्षता होगी, यदि मैं इसकी दक्षता लिखूँ तो क्या लिखूंगा बताओ, इसकी दक्षता मैं ऐसे डायरेक्ट ही लिखूंगा। यदि टेम्परेचर के बेस पे लिखनी है आपको, कार्नो इंजन के बेस पे, तो क्या लिखोगे आप, यही तो लिखोगे, यही लिखोगे दक्षता, यानी 1 माइनस का θ2/θ1 क्या हो जाएगी, इसकी दक्षता हो जाएगी। तो वो दक्षता को क्या होगा, एक ताप का फलन के रूप में होगी। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि जो ईटा है वो क्या एक ताप के फलन के रूप में है। तो इसके और इसके बीच की बात कर रहा हूँ, इसके और इसके बीच की, तो आपके पास ताप का क्या आ जाएगा, θ1 और θ2 फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। यदि दक्षता की परिभाषा जानते हो आप, जब इसके बीच में कार्य कर रहे हो θ1 से θ2 के बीच में, तो आपकी दक्षता की परिभाषा क्या आएगी, η = 1 - Q2/Q1। ये भी जानते हो आप कि इसकी दक्षता कैसे निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, η = 1 - Q2/Q1। Q2/Q1 को यदि मैं इधर लाता हूँ, ये तो आप जानते हो, यदि Q2/Q1 को इधर लाता हूँ तो ये ईटा इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - ईटा। उसके बाद क्या किया, इसको मैंने ऑपोजिट कर दिया, ये तो Q2/Q1 था, यदि मैं इसको Q1 Q2 लिखूँ, Q1/Q2 लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पे ये क्या था आपका, ईटा क्या है, कोई फंक्शन है θ1 और θ2 का। तो ईटा की जगह मैंने क्या रख दिया, फंक्शन रख दिया θ1 θ2, Q1/Q2 ऐसे का ऐसे 1/F θ1 और θ2, ठीक है। अब मैं इस कंप्लीट को क्या मानता हूँ, इस कंप्लीट को मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ। वो कौन सा फंक्शन माना, यानी Q1 Q2 किसके बराबर हो गया, F1 θ1 और θ2 क्या हो गया, ये θ3 नहीं है, सॉरी θ2 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जो फंक्शन होगा किसका हो गया, F1 θ1 और θ2, यानी कोई फंक्शन है Q1/Q2 = F1 θ1 और θ2 का है, ठीक है। तो ये तो अपन ने किसका निकाला, यहाँ से लेकर इसके बीच का निकाला है। अब मैं क्या इसका और इसके बीच का निकाल सकता हूँ, सेम यही प्रोसेस है। तो सेम देखो इसी प्रकार यदि उष्मा इंजन θ2 व θ3 के मध्य कार्य करता है, नीचे वाला पोर्शन ले रहा हूँ, तो θ2 व θ3 के मध्य कार्य करता है, तो उसकी दक्षता आप क्या लिखोगे, 1 माइनस जो अंतिम ताप ऊपर आता है, तो क्या हो जाएगा 1 - θ3/θ2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 - θ3/θ2। यदि उष्मा के रूप में लिखोगे तो भी क्या आएगा 1 - Q3/Q2। तो ये आ जाएगा 1 - Q3/Q2। कार्नो इंजन की दक्षता की परिभाषा के अनुसार आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर ईटा इधर आ जाएगा, तो सेम यही प्रोसेस हो जाएगा। ये प्रोसेस जो यहाँ पे किया होगा वो यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया Q3/Q2 = 1 - ईटा। अब ये पे क्या था, उसको ऑपोजिट कर दिया, Q3/Q2 था, इसको मैंने Q2/Q3 कर दिया, तो आपका क्या हुआ 1 - F2 θ2, θ3, ठीक है। तो Q2/Q3 किया, तो इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे फंक्शन कौन सा माना था, F1 θ1 θ2 माना था, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया F2 θ2 और θ3। इसके बाद सेम मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का तो मैंने कर दिया। अब क्या मैं इसका डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, Q1 उष्मा ले रहा है, Q3 उष्मा दे रहा है, तो η = 1 - Q3/Q1 हो जाएगा।
तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी, देखो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q3 बाय Q1। किसके बीच कार्य कर रहा है, θ1 व θ3 के बीच में ये कार्य कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, Q3 बाई Q1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस ईटा, सेम वही इधर को, इसको इधर ले आओ, ईटा को उधर भेजोगे तो 1 माइनस ईटा बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q3 ऑपोजिट हो जाएगा। उसके बाद जब इसको मैं वैल्यू रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ईटा की वैल्यू यहाँ से रखी है अपन ने, सेम ईटा की वैल्यू यदि यहाँ पे नहीं लिखी तो आप लिख सकते हो ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, F इज इक्वल टू θ2 और θ3 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F3 यहाँ पे क्या है, अब F3 आ जाएगा क्योंकि तीसरा फंक्शन है, तो ये क्या आ जाएगा F3 θ1 और θ2, ये 3 मत लिखना। अब देखो अब क्या किया मैंने, ये तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। यह मैंने अभी तक क्या किया, यहाँ तक क्या किया, समीकरण नंबर 5 तक कैसे आया हूँ कि उष्मा इंजन पहले θ1 से θ2 के बीच में कार्य कर रहा था, उसकी दक्षता को मैंने ताप के फलन के रूप में लिखा। θ2 व θ3 था, उसके बीच का जो ताप का फलन के रूप में लिखा। फिर θ1 से θ3 था, उसके बीच का ताप को फलन के रूप में लिखा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप जानते हो कि यह क्या, मैं ये इसी एक टर्म बना सकता हूँ यहाँ पे, क्या Q1 बाई Q3, क्या आपका Q1 बाई Q3 इज इक्वल टू Q1 बाई Q3, ठीक है। ये क्या है, दोनों इक्वल है और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया Q2 से Q2। क्या ये टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, क्या हो सकती है, देखो Q2 से Q2 कट जाएगा, ये वाली से ये वाली कट जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो कर सकते हो, इस टर्म को आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अब एक्सचेंज कर दिया, Q1 बाई Q2 कर दिया और Q2 बाई Q3 कर दिया। क्या किया, एक्सचेंज कर दिया Q1 बाई Q3, Q1 बाई Q2 और Q2 बाई Q3। अब देखो यहाँ पे तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास, तीनों की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है। समीकरण 3, ये 4 और ये 5 से Q1 बाई Q3 क्या होता है, तो Q1 बाई Q3 ये रहा, क्या होता है F3 θ1 और θ3, क्या होता है F3 θ1 और θ3, तो θ1 θ3 रख दिया समीकरण नंबर 5 से। ये क्या था Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 क्या होता है आपका F1 θ1 और θ2, तो यहाँ मैंने क्या रख दिया F1, यहाँ पे ध्यान रखना कैपिटल लिया है तो सब कैपिटल ही लेना। क्या लिया अपन ने यहाँ पे, कैपिटल लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास F3 θ1 इस टाइप से आ जाएगा। अब गणितीय समीकरण क्या कहता है, यदि मैथ्स के रूल्स के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फंक्शन क्या आ रहा है, θ1 और θ3 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, θ1 भी आ रहा है, θ2 भी आ रहा है और θ3 भी आ रहा है। क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। मैथमेटिक्स क्या कहती है, यदि इधर θ1 और θ3 है तो इधर भी क्या होना चाहिए आपका, θ1 और θ3 होना चाहिए। यानी ये θ1 और θ3 पर डिपेंडेंट है तो ये भी θ1 और θ3 पर ही डिपेंडेंट होना चाहिए। यानी इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टर्म आ रही है, वो क्या आ रही है आपके पास, θ2। तो θ2 को हमको क्या करना होगा, यहाँ से विलोपन करना होगा, यानी θ2 को यहाँ से हटाना होगा। तो वो कैसे हटेगा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेथड काम में लेता हूँ, छरों की पृथक्करण विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल ऑफ सेपरेशन, ठीक है। छरों की पृथक्करण विधि काम में लेता हूँ, तो वो विधि क्या कहती है, सेपरेट करने की ये मेथड है। तो ये क्या कहता है कि जो F θ1 और θ2 है, क्या मैं इसको फाइव θ1 अपन में फाइव θ2 लिख सकता हूँ। जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, θ2 और θ3 है F2 का, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइव θ1 और θ2, सॉरी ये क्या आ जाएगा आपका, देखो F θ1 θ2 है, ये क्या आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 और 3, और ये क्या आ जाएगा 1 और 3। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, F1 F2 और F3 तीनों फंक्शन लिख दिए। अब देखो यहाँ पे जो F1 θ1 और θ2 है उसको मैंने ये वैल्यू रख दी, क्या रख दी, कुछ मिस्टेक की है क्या मैंने, समीकरण 6 देखो F3 θ1, देखो F3 क्या था आपका, F3 θ1 और θ3 था, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये सब फंक्शन को सेपरेट कर दिया, यानी इसको फाइव θ1 अपन में θ2 लिखा। ये कौन सा फंक्शन था, θ2 और θ3 का था, तो फाइव θ2 अपन में फाइव θ3 कर दिया। सेम इसी प्रकार ये कर दिया। अब मैं ये वाली तीनों वैल्यू कहाँ रखता हूँ, समीकरण 6 में रखता हूँ। तो समीकरण 6 में वैल्यू रखता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या था F3 की वैल्यू क्या है, θ1 अपन में θ3, तो ये क्या लिख दिया, θ1 अपन में θ3, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा मैंने, ये क्या था F1 θ1 θ2, तो ये क्या कर दिया, F1 का जो वैल्यू थी ये वाली θ1 θ2 रख दी, F2 की वैल्यू रख दी, तो F2 की वैल्यू ये हो गई। अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, F3 से F3 की ये क्या है आपका, ये वाली टर्म, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो सकती है। तो आपके पास क्या बचेगा बताओ, दोनों सेम टर्म बचेगी, यानी फाइव θ1 और फाइव θ1 ही बचेगा। तो क्या यहाँ पे ये इक्वेशन सही हो जाती है क्या, यहाँ पे तो क्या था θ1 θ3 डिपेंडेंट था, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही थी θ2, उसका क्या किया, विलोपन हो गया। यानी क्या हो गया, देखो अब ये θ1 पर डिपेंडेंट है तो ये भी θ1 पर डिपेंडेंट है, मतलब ये इक्वेशन मैथ्स में अलाउ है।
अब बात करते हैं अपन किसकी, अपन ने क्या माना Q1 Q2 है, क्या है आपके पास Q1 Q2 है। यदि Q1 Q2 की बात करें, Q1 Q2 का मतलब क्या होगा, जो आपके पास फर्स्ट वाला फंक्शन था उसको मैंने किसके इक्वल मान सकता हूँ। देखो ये क्या था आपका फंक्शन, क्या था आपका, यदि Q1 Q2 के F1 θ1 θ2 था, ये क्या था फाई θ1 θ2 और फाई θ2 और θ3। अब देखो F1 θ1 θ2 F1 θ1 θ2 किसके इक्वल में था, Q1 बाय Q2 के। समीकरण नंबर 3 से अपन लिख सकते हैं कि F1 θ1 θ2 किसके इक्वल था, Q1 बाय Q2 के। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपको समीकरण 3 से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q2 था, F1 θ1 θ2 था, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, F1 की जगह मैंने क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू रख दी, तो ये वाला फंक्शन आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ईटा इज इक्वल टू, जानते हो आप दक्षता क्या थी आपकी इसकी 1 माइनस Q2 बाई Q1, क्या थी 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएगी, तो Q2 की जगह क्या आ जाएगा फाई θ2 ओपन में फाई θ1 ये आ जाएगा। क्या मैं इसको एक टेम्परेचर स्केल के रूप में मान सकता हूँ, इसको टॉ मानता हूँ, इसको टॉ1 मानता हूँ, यानी ये अंतिम ताप है, ये प्रारंभिक ताप है। तो वही जो कार्नोट इंजन का सिद्धांत है वही आया रिजल्ट भी, ईटा इज इक्वल टू देखो क्या आया 1 माइनस τ2 अपॉन में τ1। यानी यहाँ पे टेम्परेचर स्केल में टी काम में न लेके क्या काम में लिया है टो, और टो किसका फंक्शन है, इसका टेम्परेचर का ही फंक्शन है। तो आदर्श ताप पैमाना यानी कार्नोट इंजन क्या कहता है, कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होती है 1 माइनस T2 बाई T1 होती है, क्या होती है 1 माइनस T2 बाई T1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ समीकरण 8 और 9 को यदि कंपेयर करता हूँ तो देखो T2 बाई T1 किसके इक्वल आ जाएगा, τ2 बाई T1 के, τ2 बाई τ1 के। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो कार्नोट इंजन के लिए आदर्श ताप पैमाना होता है, जो प्रारंभिक ताप और अंतिम ताप का या अंतिम ताप और प्रारंभिक ताप का अनुपात होता है, वो ऊष्मागतिक ताप पैमाने की क्या होता है, बराबर आता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो अपने पास जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं थर्मामीटर वगैरह, वो सब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कार्नोट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, कुछ भी रटने जैसा नहीं है। फर्स्ट में क्या किया, ईटा निकाला है, ये Q1 बाई Q2 निकाला फर्स्ट के लिए, पहले ये एक इस सिद्धांत पर कार्य करेगा, उसके बाद इसके लिए कार्य करेगा, उसके बाद इसके लिए कार्य करेगा, तीनों का फंक्शन निकाला, एक इक्वेशन यहाँ पे छरों की पृथक्करण विधि लगाई है, ठीक है। क्लियर है, आ गया समझ में। तो आप सबसे पहले टॉपिक लगाइए ऊष्मागतिक ताप पैमाना। सबसे पहले अपन उसमें 2-4 लाइन लिखते हैं, उसके बाद अपन इस डेरिवेशन को लिखना। तो लिखिए उसमें ऊष्मागतिक ताप पैमाना, उसमें लिखिए ऊष्मागतिकीय भौतिकी में, ऊष्मागतिकीय भौतिकी में केल्विन नामक वैज्ञानिक ने एक ताप पैमाने की कल्पना की। ऊष्मागतिक भौतिकी में केल्विन नामक वैज्ञानिक ने एक ताप पैमाने की कल्पना की। वह ताप पैमाना जो कार्नोट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, वह ताप पैमाना जो कार्नोट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहलाता है। वह ताप पैमाना जो कि कार्नोट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहलाता है। अर्थात वह ताप पैमाना जो कि कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करे, यानी पदार्थ तो कोई सा भी हो, क्या उसकी दक्षता इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। अर्थात वह ताप पैमाना जो कि कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करे, केवल कार्यकारी पदार्थ के प्रारंभिक व अंतिम ताप पर निर्भर करता है। केवल कार्यकारी पदार्थ के प्रारंभिक ताप व अंतिम ताप पर निर्भर करता है, उसे ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं। और आप दक्षता लिख लो, ऊष्मागतिक ताप पैमाने की दक्षता 1 माइनस, या ताप पैमाने की दक्षता लिख लो, ताप पैमाने की दक्षता ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 जो कार्नोट इंजन की आई थी वही। फिर लिखो इसका गणितीय विश्लेषण। इसमें लिखो ऊष्मागतिक ताप पैमाने का गणितीय विश्लेषण करने के लिए 3 उत्क्रमणीय कार्नोट इंजन की कल्पना करते हैं। ऊष्मागतिक ताप पैमाने का गणितीय विश्लेषण करने के लिए 3 उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की या 3 उत्क्रमणीय कार्नोट इंजन की कल्पना करते हैं।
3 इंजन हो गए। 3 इंजन कौन कौन सा? एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया और तीसरा ये वाला हो गया। फर्स्ट पॉइंट लिखो, पहले डायग्राम बना दो आप। ये वाला जो डायग्राम बनाया हुआ ये बना दो कंप्लीट। फिर लिखो, माना उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन, माना उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन θ1 व θ2 ताप के मध्य कार्य करता है। माना उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन θ1 व θ2 ताप के मध्य कार्य करता है। माना उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन θ1 व θ2 ताप के मध्य कार्य करता है। यह θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। यह θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है एवं θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा उत्सर्जित करता है। एवं θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा उत्सर्जित करता है। अतः दक्षता की परिभाषा से तो दक्षता की परिभाषा लिख लेना आप। ये वाला फॉर्मूला लिख लो पहले, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। क्या लिख लो? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो जब अपन इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं θ1 और θ2 के बीच में, तो इसकी दक्षता क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 1 माइनस Q2 बाई Q1। माना कारणों के अनुसार ऊष्मा इंजन θ1 व θ2 ताप पर निर्भरता व्यक्त करता है। कारणों के अनुसार ऊष्मा इंजन θ1 व θ2 ताप पर निर्भरता व्यक्त करता है। अर्थात ऊष्मा इंजन की दक्षता ताप के फलन के रूप में उपस्थित होती है। अर्थात ऊष्मा इंजन की दक्षता ताप के फलन के रूप में उपस्थित होती है। अब आप जो ये समीकरण नंबर यहाँ से लेकर समीकरण नंबर जो 3 तक है वहाँ तक कंप्लीट लिखो इसको। समीकरण नंबर 3 तक जो बोर्ड पर लिख रहा है वो लिख लीजिए। फिर लिखिए, समीकरण 3 तक लिख दिया हो तो इसके बाद माना उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन θ2 व θ3 ताप के मध्य कार्य कर रहा है। माना उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन θ2 व θ3 ताप के मध्य कार्य कर रहा है। θ2 व θ3 ताप के मध्य कार्य कर रहा है। यह θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है। यह θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है एवं θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा उत्सर्जित करता है।
एवं θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा उत्सर्जित करता है। अतः दक्षता की परिभाषा से तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी, जब ये किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, θ2 और θ3, तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी 1 - Q3/Q1, यानी ये वाली इसकी दक्षता हो जाएगी, ये वाली। तो यही मैंने लिखा है कि ऊष्मा इंजन यदि θ2 और θ3 के मध्य कार्य कर रहा है, तो इसको वापस मत लिखना, क्योंकि ये मैंने आपको लिखा दिया थ्योरी में। फिर दक्षता के बाद लिखो इस फॉर्मूले के बाद, कारणों के अनुसार ऊष्मा इंजन θ2 व θ3 ताप पर निर्भरता व्यक्त करता है। कारणों के अनुसार ऊष्मा इंजन θ1 व θ3 ताप पर निर्भरता व्यक्त करता है। कारणों के अनुसार ऊष्मा इंजन θ2 व θ3 ताप पर निर्भरता व्यक्त करता है, अर्थात ऊष्मा इंजन की दक्षता ताप के फलन के रूप में उपस्थित होती है। अर्थात ऊष्मा इंजन की दक्षता ताप के फलन के रूप में उपस्थित होती है। अब आप ये वाला लिख लो, यहाँ से लेकर समीकरण 4 तक, यहाँ तक। फिर लिखो समीकरण 4 के बाद सेम जो लिखाया है मैंने वो का वो सेम अब किसके लिए लिखना है, θ1 और θ3 के लिए। माना उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन θ1 व θ3 ताप के मध्य कार्य कर रहा है। माना उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन θ1 व θ3 ताप के मध्य कार्य कर रहा है। यह θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। यह θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा उत्सर्जित करता है। और θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा उत्सर्जित करता है। Q3 ऊष्मा उत्सर्जित करता है। अतः दक्षता की परिभाषा से दक्षता की परिभाषा यहाँ पे क्या आ जाएगी, किसके लिए काम कर रहा है, Q1 से Q3, तो ये क्या आ जाएगा, η = 1 - Q3/Q1। कारणों के अनुसार ऊष्मा इंजन θ1 व θ3 ताप पर निर्भरता को व्यक्त करता है। कारणों के अनुसार ऊष्मा इंजन θ1 व θ3 ताप पर निर्भरता को व्यक्त करता है, अर्थात ऊष्मा इंजन की दक्षता ताप के फलन के रूप में उपस्थित होती है। अर्थात ऊष्मा इंजन की दक्षता ताप के फलन के रूप में उपस्थित होती है। अर्थात ऊष्मा इंजन की दक्षता ताप के फलन के रूप में उपस्थित होती है। अब आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक समीकरण 5 तक लिख लो। पाँच क्या यहाँ तक ही लिख लो, समीकरण 6 तक। ये आपका शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो ये क्या है 3 है। समीकरण नंबर 6 तक लिख लो। लिख लिया समीकरण 6 तक। इस रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं, ध्यान रखना। फिर लिखो
समीकरण 6 आ गया। अब इसमें क्या लिखना है, ये मैथमेटिकल सोर्स वाला लिखना है कि यहाँ पर θ1 θ3 डिपेंड करता है, यहाँ पर θ1 θ2 θ3 तीनों के फलन आ रहे हैं, तो वो थ्योरी लिखनी है। तो लिखो समीकरण 6 से स्पष्ट है कि LHS पद, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि LHS पद θ1 व θ3 ताप पर निर्भर करता है। θ1 व θ3 ताप पर निर्भर करता है। LHS पद θ1 व θ3 ताप पर निर्भर करता है। और RHS पद θ1 θ2 और θ3 ताप पर निर्भर करता है। और RHS पद θ1 θ2 θ3 ताप पर निर्भर करता है। तो यह समीकरण गणितीय नियम का, तो लिखना, नेक्स्ट लिखना, गणितीय नियम के अनुसार ऐसे लिखना, गणितीय नियम के अनुसार LHS व RHS पद समान होने चाहिए। गणितीय नियम के अनुसार LHS पद व RHS पद समान होने चाहिए। लेकिन समीकरण 6 गणितीय नियम का पालन नहीं करता। अतः कारणों के अनुसार दक्षता प्रारंभिक व अंतिम ताप पर निर्भर करती है। लेकिन समीकरण 6 के RHS पद में मध्य अवस्था θ2 भी प्राप्त होती है। लेकिन समीकरण 6 में मध्य अवस्था में θ2 भी प्राप्त होती है, जो कि कार्नो इंजन की अवधारणा के विपरीत है। जो मैं लिखा रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा आपको कि कार्नो इंजन क्या कहता है, प्रारंभिक और अंतिम ताप की बात कर रहा है। तो यहाँ पे θ2 है, वो क्या, एक बीच का ताप है, जो कि गणितीय अवधारणा के या कार्नो इंजन की अवधारणा के विपरीत है। अतः समीकरण 6 से मध्य अवस्था θ2 को विलोपन करना होगा। अतः इसका विलोपन छरों की पृथक्करण विधि से किया जाएगा। अब आप नेक्स्ट ये लिख लेना। अब यहाँ पे ये क्या लगाया, मैंने मेथड लगाया, और मेथड लगाने के बाद क्या माना कि अब ये कार्नो इंजन के सिद्धांत पर वर्कआउट करने की मैं ट्राई करवा रहा हूँ। तो इसमें ये वाला फंक्शन आएगा, वो क्या आएगा, θ1 पर डिपेंडेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो अब इसको आगे लिख लीजिए आप, समीकरण यहाँ तक लिख लेना, समीकरण नंबर 7 तक, समीकरण 7 तक। फिर लिखना समीकरण 7 के बाद ये लिख दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया होगा। समीकरण 7 से या समीकरण 7 कार्नो इंजन की अवधारणा का पालन करता है। समीकरण 7 कार्नो इंजन की अवधारणा का पालन करता है। समीकरण 7 कार्नो इंजन की अवधारणा का पालन करता है। अतः गणितीय विश्लेषण मान्य है। अतः गणितीय विश्लेषण मान्य है। अब आप कर लो यहाँ तक, समीकरण नंबर 8 तक कंप्लीटली लिख लो आप, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट समीकरण नंबर 10 तक, एंड तक।
यहाँ पे एक लाइन डाल देना कि 8 और 9 की तुलना से। फिर लिखना है यहाँ पे समीकरण 10 से स्पष्ट है कि आदर्श ताप पैमाना और ऊष्मागतिक ताप पैमाना समान होता है। समीकरण 10 से स्पष्ट है कि आदर्श ताप पैमाना और ऊष्मागतिक ताप पैमाना समान होता है। तो ये अपना क्या हो गया, जो कार्नो इंजन के बेस पे जो अपना ऊष्मागतिक ताप पैमाना था वो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसका डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यदि इसका न्यूमेरिकल आता है तो इसका न्यूमेरिकल उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरीके से आप कार्नो इंजन का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो एक अपन न्यूमेरिकल की क्लास भी लेंगे जिसमें कार्नो इंजन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है अपन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।